इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। दैट इज चुनावी राजनीति। तो किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं, हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, इसके हेड कौन है, इसको कौन इलेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। हेलो, हाँ ज्वाइन करो। पॉलिटिक्स निकालिए। How and why we elect representative? We have a system of competition among political parties. How have the citizen participate in electoral politics? ये सब हम देखेंगे। That is, political parties are made to enjoy power sharing. वो क्या करना चाहते हैं? जो पावर है, पावर हम किसको देते हैं? We elect our representative and delegate them power that they can take decision on behalf of us. हम उनको पावर दे देते हैं क्या? तुम जब किसी को वोट देती हो तो क्या दे देती हो उनको? We give them power that they can take decision on behalf of us. Whatever money they require, we will pay them as GST, as house tax, as water tax, as sewer tax, as road tax. हम उन्हें वो सब दे देंगे। उस पैसे से वो चाहे तो देश का विकास करें, चाहे घपला करें, लेकिन हम दे तो देंगे ना। तो इस चीज को क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग। ठीक है, तो वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, दो तरीके के इलेक्शंस होंगे ड्यूरिंग इलेक्शंस। कौन कौन से इलेक्शंस होते हैं? बोलो मान्या। जनरल इलेक्शंस, जिसमें हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, और असेंबली इलेक्शंस, उसमें आप क्या चुनते हो? बोलो। सीएम, चीफ मिनिस्टर, जैसे राजस्थान का है उसको विधानसभा चुनाव कहते हैं। और एक म्युनिसिपल इलेक्शंस, ठीक है, या लोकल इलेक्शंस, जिसमें हम यहाँ अपने वार्ड मेंबर्स और अपने मेयर चुनते हैं। तीन तरीके के, और हम उन्हें पावर दे देते हैं ना। तो दैट इज वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड authorize them to take decision on behalf of us. हम खुद तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारी अपनी भी लाइफ है। behalf of us, ठीक है। These, अब ये चीज क्या होता है? These representative make political parties, they promise us that they will fulfill our aspirations and in turn they enjoy power. उनको पावर मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, और हमसे वो क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनाई जाती है बताइए? तो पॉलिटिकल पार्टीज, सो दैट इज लीडर्स क्या करते हैं बताइए मयंक? पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, दीज पार्टीज have their own agenda. इन सब के अपने क्या होंगे? Have their own, इनके अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, own agenda या प्रिंसिपल, and they promise us to fulfill आवर एस्पिरेशंस, की वो हमारी जो भी एस्पिरेशंस हैं उन पे खरा उतरेंगे। क्योंकि हम लोग भी कुछ चाहते हैं तो हमारी योजना पे खरा उतरेंगी। इन दिस वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विन एंड एंजॉय पावर शेयरिंग। हमारे देश में 144 करोड़ लोगों में, तुमको मालूम है, अगर मैं सारे सरपंच पार्षद सबको मिला लूं
तो 20 लाख लोग पावर शेयरिंग करते हैं। इतनी तो क्यूबा की पॉपुलेशन भी नहीं है जितने हमारे यहाँ पावर शेयरिंग कर रहे हैं। सरपंच और ये सारे मिला लिए जाए, पार्षद, ग्राम प्रधान, सब मिला लिए जाए, हर 2000 आदमी में एक आदमी पावर शेयरिंग कर रहा है। गाँव में चले जाओ, समझ में आए? इन इंडिया एट सच ए लार्ज स्केल पावर शेयरिंग इज डन। इट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। जितने ज्यादा लोगों को तुम पावर दे दोगे तो क्या उससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी? और सिर्फ राजा के हाथ में पावर दे दो तो कहीं ना कहीं उन लोगों को कंस्पिरेसी होगी, नहीं, उसको हटा दो और सभी को पावर दे दो तो क्या होगा बताओ? ये स्ट्रेंथन होगी। तो वी हैव द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग एट रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल, प्रधान तक हमारे यहाँ चुन के आता है। समझ में आ गई? तो अब जरा देखिए, जब हमारे यहाँ पावर शेयरिंग होती है तो पावर शेयरिंग चाहे जनरल इलेक्शंस में हो, किसमें होगी? 3 तरीके से होती है पावर शेयरिंग। जरा देखो तो हमारा स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? फेडरल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? दैट इज इन दिस देयर आर वेरियस स्टेट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 tier स्ट्रक्चर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम लोग 2 लोगों के द्वारा शासित हैं। वी आर रूल्ड बाय 2 levels ऑफ गवर्नमेंट। तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट के मानने पड़ेंगे। भाई ये सेना है, इन सब के हैं तो इन सब के मानने पड़ते हैं कि नहीं? बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं। तुम खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एक स्कूल में पढ़ते हो। और कई जगह जब तुम रोडवेज में जाते हो या कहीं जाते हो, सड़क पे चलते हो तो राज्य सरकारों के नियम मानते हो। तो तुम किन गवर्नमेंट्स के द्वारा शासित हो रहे हो? यू आर रूल्ड बाय हाउ मेनी गवर्नमेंट्स? बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अलावा एक लोकल गवर्नमेंट्स भी है। हमारा देश इतना बड़ा है कि हम टू टियर ऑफ गवर्नमेंट से शासित नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जोधपुर वाले जो हमारा सांसद है ना, जैसे पीपी चौधरी पाली का है, एक शहर का एक सांसद है। तुम उससे पूछोगे वो मालवीय नगर में हमारे नल का पानी नहीं आ रहा, सड़क कौन सा मालवीय नगर कहाँ पड़ता भैया? तो तुम हैरान हो जाओगे ये क्या करेगा। और जबकि तुम्हारे एरिया का जो पार्षद है, वार्ड मेंबर, उससे कहोगे वो आके शाम को ठीक कर देगा। तो थर्ड एक लेवल कौन सा है? पार्षद। हम खुद उसको फोन कर देते हैं। तो यहाँ पर दयाराम भाटी है, पहले केबल ऑपरेटर था, और केबल ऑपरेटर था यही जो है ना कौन सी है, विद्या बुक डिपो है, कौन सा है? विद्यार्थी। उसी में वो केबल ऑपरेटर करता था, किताबें बेचा करता था। अब वो क्या था? SC/ST कैंडिडेट था। यहाँ पर किसी को खड़ा करना था SC/ST कैंडिडेट, कौन मिल रहा है? कोई है ही नहीं SC/ST को। तो इसने बोला दयाराम भाटी हम है SC/ST, हमको खड़ा कर दो। अब यही अकेले बचा था इस पूरे एरिया में, इसी को खड़ा कर दिया गया और इसी को सीट मिल गई। बीजेपी ने अपना इसको कैंडिडेट बना दिया और इसको सीट मिल गई। 1 हफ्ते बाद जीत भी गया, रिजल्ट भी आ गया और उसको 5 करोड़ रुपए दे दिए गए, जाओ अपने क्षेत्र का विकास करो। 2.5 करोड़ का उसने अगले ही हफ्ते एक नया मकान ले लिया। हम लोग तो देखते रह गए, केबल बनाने आता था, इसने मकान खड़ा कर लिया। फिर विकास करता रहा होगा, जो किया होगा सो किया होगा। लेकिन इसको कुछ भी बोलो कि सीवर लाइन खराब है, शाम तक आ जाएगा। हाँ, कहाँ खराब है? सड़क खराब है, आ जाएगा। काम तो काफी करता है। तो बात समझ में आ गई? मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत कॉमन लोग वार्ड मेंबर बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं। समझ में आ गई? तो इस तरीके से होता है। तो क्या होगा बताइए? इतने बड़े नेटवर्क को क्या इलेक्ट करना, इसके लिए कोई एजेंसी चाहिए? क्या आपको एक इलेक्शन कमीशन चाहिए जो बिल्कुल फेयर तरीके से सब जगह चुनाव कराए? तो हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन है, वो सेंट्रल लेवल पर है। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है कि जिस समय इलेक्शन होते हैं वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावर है, गवर्नमेंट के सारे पावर सीज कर सकता है। और जिस समय भारत में इलेक्शंस होते हैं इतने लार्ज स्केल पर, अमेरिका के, क्यूबा के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, इंग्लैंड के, फ्रांस के और इटली के सभी जगह के राजनयिक और PhD होल्डर यहाँ आते हैं सीखने के लिए कि देखो इतने बड़े देश में जाके स्टडी करो, थेसिस लिखो, कैसे ये लोग इतनी सफलतापूर्वक इलेक्शंस करा लेते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं होते हैं। वहाँ पर जब होता है अमेरिकन इलेक्शंस तो वहाँ अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिस है और अलग अलग एजेंसियाँ स्टेट्स में। तो वहाँ पर क्या हुआ था पिछली बार भी, ये अब ट्रंप जीत रहे थे तो 2-4 स्टेट वाले नहीं जीतने देना चाहते थे, वहाँ फर्जी बोगस वोटिंग करा दी, बूथ कैप्चरिंग करा दी, ट्रंप हार गए, बाइडेन जीत गए।
बड़े बड़े जो इतने नंबर 1 टॉप कंट्रीज है ना, वो भी फेयर इलेक्शंस नहीं करा पाते। और जबकि हमारे यहाँ इलेक्शन रिजल्ट्स पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहती हैं वी हार्टली एक्सेप्ट दैट इज जनादेश, जो जनता का है, व्हाट इज द वर्डिक्ट ऑफ पीपल, वो भी एक्सेप्ट करती हैं, जो जीत रही है वो भी एक्सेप्ट करती है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। वहां पर तो लड़ाई हो गई थी, खून खच्चर हो गया था अमेरिका में, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, सबको मालूम था गड़बड़ है। तो अब हम ये समझेंगे ये सब हो कैसे जाता है इंडिया में, इसी के बारे में चैप्टर। नाउ देखिए, in democratic countries decisions are taken by counseling each other. इसका मतलब क्या है, वैसे तो डेमोक्रेटिक छोटी कंट्री है तो वहां पर 50-50 हजार लोग आ जाते हैं, एक साथ काउंसलिंग करते हैं और फिर वोट देते हैं। लेकिन हमारे बड़े देश में क्या 1 करोड़ लोग आ पाएंगे? शहर में 3 करोड़ लोग हैं, क्या इकट्ठे हो पाएंगे? तो काउंसलिंग कैसे की जाती है? जो हमारे एमएलए कहाँ बैठते हैं? राज्यों की विधानसभाओं में। और एमपी कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में। वो सब तुमको मालूम है। अगर कोई एक बिल पेश किया जाएगा, एक देश एक चुनाव, ये बिल पेश किया, किसने पेश किया? बीजेपी ने। बीजेपी रूलिंग पार्टी है। तो अब जितने विपक्षी दल बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इधर पर जो बैठेंगे, ये इधर की सीट पे कौन बैठता है? रूलिंग पार्टी। और इधर कौन बैठते हैं? विपक्षी पार्टी। ये वेल है, इसको क्या कहते हैं? वेल। और यहाँ पर वो बैठेगा स्पीकर। इसी के ठीक पीछे, ये अगर ऐसे है तो इसके ठीक पीछे वहां कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्रेसिडेंट। और वहां राज्यसभा चल रही है, वहां अलग कार्यवाही चल रही है। और यहाँ पे कौन कार्यवाही चल रही है? इधर से दोनों के आने का है। यहीं से ओम प्रकाश बिरला आएंगे जो कि यहाँ के स्पीकर है, और जगदीप धनखड़, और यहाँ से बाकी सांसद आएंगे। यहाँ मार्शल खड़े रहते हैं कि कोई गड़बड़ी करे तो उठा फेंक दें। अब जरा देखो, इतनी बात होती है। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा, क्या बोला? एक देश एक चुनाव। जैसे हमारे कभी महाराष्ट्र के हो रहा है, कभी उड़ीसा के, तो देश डिस्टर्ब होता है ना, पॉलिटिकल फाउल स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो इसके लिए सारे विपक्षी बोलेंगे नहीं नहीं, ये तुम संविधान पर चोट कर रहे हो, और सारी बातें बोली जाएंगी। और इनको हर एक बात का जवाब देना है। अगर ये हर बात का जवाब देने में सफल हो जाते हैं, फिर वोटिंग होगी। फिर वोटिंग में वैसे जो रूलिंग पार्टी है उसकी तो मेजॉरिटी है ही है, वो जीत जाएगी। और जीतने के बाद वो बिल फाइनल हो जाता है। कुछ ऐसे जो हमारे संविधान से संबंधित बिल है, ये मैंने बताया, जो नीचे बैठते हैं इसे लोकसभा कहते हैं। लोकसभा किसे कहते हैं? बोलो, लोअर हाउस। और इसे क्या कहते हैं? राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। अगर मान लीजिए यहां पर कोई फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल, तो फाइनेंशियल बिल आ गया कि 20,000 करोड़ के हमको ब्रिजेस बनाने हैं, 20,000 करोड़। तो यहाँ पर जब ये बिल पेश किया जाएगा तो विपक्षी पार्टी बोलो विरोध करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्या कि हाँ हाँ बनाइए, ये तो जनता के लिए। विरोध करेगी तो लोग सोचेंगे जोधपुर में बिल नहीं बनने दे रही, पुल नहीं बनने दे रही। अब देखेंगे कांग्रेस को, वहां विरोध कर पाएंगे? फाइनेंशियल के लिए कौन विरोध करेगा बताओ? किसी की हिम्मत है? कल उनको भी आएंगे, कहेंगे तुम्ही ने नहीं बनने दिया था हमारा पुल, हमारा पैसा रोका था। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, सब कुछ बोलते नहीं। लेकिन ये बात समझ आ गई कि नहीं? फाइनेंशियल बिल पास अगर यहाँ हो गया, इसके कितने मेंबर है बोलो लोकसभा में? 543 है ना, वो हटा दिए गए। तो 272 और प्लस 271 हुआ, ये मेजॉरिटी है बीजेपी की है। ठीक है, 230 तक इसके मेंबर हैं। तो कोई भी बिल पास करा लेगी। लेकिन कोई संविधान संशोधन संबंधित है, फाइनेंशियल बिल को राज्यसभा नहीं भेजा जाता। लेकिन और अगर कोई पॉलिटिकल अमेंडमेंट है, जैसे हमने बताया ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी अगर हम एक पत्नी रख सकते हैं तो मुस्लिम भी एक पत्नी रखेंगे,
जो हमारे ऊपर अपराध होगा पत्नी को कुछ भी करने का, वही मुस्लिम पे भी रहेगा। ऐसे नहीं कि अगले दिन सड़क पे छोड़ दिया, वो बेबी बच्चों को लेके सड़क पे खड़ी है, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी विवाद चल रहा कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ठीक है कि नहीं, एक देश एक विधान एक संविधान। तो अब उसको विरोधी पार्टी विपक्षी पार्टी क्या कर रही है बताओ, विरोध करे, कह रहे नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये तो संविधान की भावना के खिलाफ है। और वो क्योंकि उसका मुस्लिम वोट का अपीजमेंट है, उसका हर एक का अपना अपना वोट बैंक होता है। मायावती का दलित का वोट बैंक है, अखिलेश यादव का कुछ और का वोट बैंक होगा, पिछड़े लोगों का, किसी का ओबीसी का है। तो सब लोग अपने वोट बैंक के लिए लड़ते हैं, समझ में आई बात की नहीं, क्योंकि उसी के बल पे वहां है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जब यहाँ पर पास हो जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां 3 दिन बहस होगी। तो जो संविधान संशोधन के बिल हैं वो दोनों जगह होते हैं। तो तुमको ये बात यहाँ क्या लिखी है बताओ, काउंसिलिंग, यानी डिसीजन एक ऐसे कोई नहीं ले सकते कि हमारी तो बड़ी पार्टी है हम डिसीजन ले लेंगे कि आगे से जो लाल कपड़ा टी शर्ट पहने दिखे उसको गोली मार दो, ऐसे जैसे किम जोंग उन करता है कि देखो कल से जो लाल टी शर्ट में आएगा वो तोप से उड़ा देना रास्ते में, हमें लाल कलर नहीं। ये नॉर्थ कोरिया में है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, एनी डिसीजन इज शुड नॉट ब्रीच इट्स लिमिट एंड इट शुड प्रोटेक्ट अवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों को जो सुरक्षित करे और उसके ऊपर नहीं है। हमारे देश के मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है, उसके बाद कानूनों में हमको सुरक्षा दी गई, बोलने का अधिकार, अपने धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति रखने की सब सुरक्षा दी गई। सही है, आगे देखिए। तो इट इज डिसीजंस प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज कंट्रीज, हम सबको कंसल्ट करना चाहिए। और कई बार रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम का मतलब तुम समझते हो, कहा जाएगा अच्छा ये बताओ कि बच्चों की फीस माफ करें कि ना करें, चलो सभी दिल्ली वाले अपना अपना वोट डालो। अच्छा नहीं डाल सकते हो, चलो मोबाइल से एक एक वोटिंग करो, उसको रेफरेंडम कहते हैं। केजरीवाल खूब कराता है, ये वोटिंग के लिए नहीं, उसे कोई निर्णय लेना होगा तो दिल्ली वालों के पास मैसेज भेजेगा, अच्छा बताओ दिल्ली का पानी साफ करें कि गंदा पीना चाहते हो, चलो वोटिंग करो, ऐसे करवाए। समझ आई बात की नहीं। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है, इफ ईच पर्सन ऑफ दैट सिटी और दैट कंस्टिट्यूएंसी उस चुनाव क्षेत्र का वोट करे तो उसको क्या कहते हैं, रेफरेंडम। जब आपको लोगों को मालूम है धारा 370 से पहले वहां के लोग और पाकिस्तान बोला था रेफरेंडम करवा लो। क्यों रेफरेंडम करवा लो, कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है कि पाकिस्तान, क्या तुम बताओगे शानवी अगर रेफरेंडम होता तो क्या होता, पाकिस्तानी के वो कश्मीर के लोग क्या करते, पाकिस्तान ऐसा क्यों करते, क्योंकि वहां की डेमोग्राफी चेंज करा दी गई थी, वहां के कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया था, जो मूल निवासी को, वो तो वहीं रहते थे ना। जब तुम कहीं के लोगों की डेमोग्राफी चेंज करा दोगे तो फिर तुम वोटिंग करा दो तो सब तुम्हारे ही पक्ष में रह जाएंगे या उनको बसाया जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये चीज होती है। तो अब यहाँ पर ये क्या किया है, डेमोक्रेसी में डिसीजंस आर टेकन बाय काउंसिलिंग ईच अदर, बट इन लार्ज कंट्रीज इज रेफरेंडम पॉसिबल और फिजिबल। सो हम काउंसिल करके ऐसी सभा तो नहीं उठा सकते हैं, तो हम काउंसिल नहीं कर सकते, तो हम ये अधिकार वोटिंग के द्वारा किसको दे देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, भाई तुम योग्य हो, तुम जाओ तुम करो। और उनमें से भी कितने सदस्य हैं बोलो, मतलब 543 में मान लो ये विनिंग पार्टी है बीजेपी, तो बीजेपी के पास इतने सांसद एमपी चुन के आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद मेंबर ऑफ, इसमें पीपी चौधरी एमपी है पार्टी का, वो वहीं दिल्ली में जाके बैठता है। तो इनमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे होते हैं जो महायोग्य होते हैं, हर चीज की छोटी छोटी जानकारी रखते हैं, घाघ होते हैं। उनको बोला था यू टेक होम मिनिस्ट्री, यू टेक फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब तो जाते हैं, लेकिन क्या सब में उतनी बुद्धि होती होगी, सिर्फ जो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके काम से जनता वोट देगी। अब जैसे रेल मिनिस्टर हमारे कौन है, वो बहुत अच्छे हैं, उनको अनुभव है। इसी तरीके से आप देखो कि हमारे विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर प्रसाद, तो दीज आर द वेरी वाइज पर्सन, 10-10 जगह के राजनयिक रह चुके हैं, तब उनको बनाया गया।
आउट ऑफ पे। तो इस तरीके से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों की कैबिनेट होगी तभी सरकार सफल होती है। गृह मंत्री, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ऐसा किया जाता है। अब आप बताइए, हम तो काउंसिल नहीं कर सकते, अवर कंट्री इज वेरी लार्ज कंट्री, तो इसलिए हमारे यहाँ 2 टियर में नहीं चल सकता है सिस्टम, हमारे 3 टियर है। देश के अंदर राज्य, और राज्यों में भी अलग अलग विधानसभाएं, फिर उसके अंदर वार्ड मेंबर, तब जाके एक एक मोहल्ला लोग पहचान पाएंगे। नहीं तो इतने बड़े दिल्ली में किसी एक को क्या पता होगा दिल्ली में क्या क्या है, पता लग पाएगा? तो इसलिए क्या होगा नाउ, तो इसलिए इन लार्ज कंट्रीज मोस्टली, ठीक है, डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड, हम उनको भेज के देखेंगे। अगर मैं मानने से पूछूं, बताओ कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, रिवर्स रेपो रेट 2.25 रख दिया जाए या रेपो रेट 2.2 रखा जाए, तो मैंने कहेंगे ये क्या होता है, कैसे होता है, जरा जल्दी बताओ। तो बताओ वहां पर जब तुमको मालूम ही नहीं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, कितना रखा जाए, तो तुम फिर क्या डिसीजन दोगे? और तुमसे भी वो गांव वाले होंगे, कह रहे हो रेपो ये क्या है, वो तो बोल भी ना पाए, जैसे आप लोग तो बोल भी लोगे, तो गांव वाले भी हैं, तो क्या वो ये सब चीजों को जानेंगे कि हमारे यहाँ मुद्रास्फीति क्या है, उसकी दर बढ़ने से क्या होता है? तो ऐसे ना जाने कितने स्टेटिस्टिक्स की चीजें हैं जो हम समझ ही नहीं सकते। हम तो कई बार टेम्प्टेड हो जाएंगे कि ऐसा किया जाए, लेकिन जो जेन्युइन पर्सन है, अगर हम उसको रिप्रेजेंटेटिव बना दें, और उनमें से भी जो प्रधानमंत्री, उनमें से भी जो मोस्ट जेन्युइन है, उनको मिनिस्ट्री दे दे, तो क्या देश सही नहीं चलेगा? तो इसलिए मोस्ट सेंसिबल पोस्ट होती है कि एक चीज छोटी छोटी बोल देने पर ये बड़े बड़े कैरियर खत्म हो जाते हैं। तो वहां पर अडवाणी कितना बड़ा उन्होंने किया था, नेता बनने वाले थे, प्रधानमंत्री अगले महीने, उन्होंने वहां पे जाके पाकिस्तान की यात्रा पे गए, बोले जिन्ना हमारे भी प्रेरक, सारी प्रधानमंत्री गई किनारे हो गए। एक सेंटेंस अगर लीडर के मुंह से गलत निकल गया, उसकी पूरी टर्मिनेट हो जाती कैरियर। एक सेंटेंस नहीं निकाल सकती, समझ में आया? जरा सी चीज हुई नहीं तो अडवाणी प्रधानमंत्री बन जाते, है ना? अडवाणी एलके अडवाणी नहीं, जो रथ यात्रा लेके गए थे पहले राम मंदिर के लिए। अब ये देखो, लार्ज कंट्रीज डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड, जिनको हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सो दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस। ये माना जाता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है हमने ही लिया है। अब देखिए, तो इन डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूल हमारा है, लेकिन हम रूल कैसे कर रहे हैं अपने देश में? अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। चलो अब देखिए, इलेक्शंस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म by which people can choose. People can choose their representative in free and fair manner. Free and fair manner. हमारे यहाँ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी रेगुलर 5 साल बाद, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एंड अवर चॉइसेस आर मान्य मीनिंगफुल। ये शी जिनपिंग नहीं है, शी जिनपिंग खड़े हो गए, बगल में अपने एक और चपरासी को खड़ा कर दिया, और सब उन्हीं की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हैं, वहां दूसरी पार्टी ही नहीं है। अब तुमसे कह दिया जाए तुम अमित शाह को चुनो कि मोदी को चुनो कि नड्डा को, तो तुम तो सर पीट लोगे, सभी तो एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं।
समझ में आई बात कि नहीं? या तुमसे कह दिया जाए राहुल गांधी को चुनो, प्रियंका गांधी को, तुम भी कहोगे सभी को मूर्खों को खड़ा कर दिया। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? तो इस तरीके से आप सोचोगे तो हम जिनको चुनते हैं, आवर चॉइसेस आर मीनिंगफुल। हम इस पार्टी से भी चुन सकते हैं, उस पार्टी से भी चुन सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन रिमूव दोज रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ पीरियड। 5 साल पूरे हो गए तो ये नहीं कि जिसको चुन लिया वो जिंदगी भर नहीं है, तुम दूसरे को चुन लो, हट जाएगा। तो तुम्हारे पास दोनों पावर है। क्या सरकारें हटाई नहीं जा सकती हैं? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, हटा दिया गया, ठीक है कि नहीं? नए नए लड़कों को जिनकी शादी नहीं हुई थी इनकी नसबंदी करा दी, बेचारे बाप नहीं बन पाए, शादी नहीं कर पाए, ऐसे पकड़ पकड़ के कराई। तो इस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के लिए, तो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वी कैन ऑल्सो हैव पावर। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि हमें पावर होता है कि हम चेंज देम एंड चेंज देम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड। यहां तक ये बात बताई गई है कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को जनता चुनती है। जनता के पास इतना अधिकार है, चुन भी सकती है और हटा भी सकती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ये कैसे यहां हेड हो पाता है? इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मैनी। अब देखिए इलेक्शंस क्या है? इलेक्शंस आर पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, एमंग सेवरल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। इलेक्शन कई पार्टी के बीच में होता है, यहां तक कि हमारे नेशनल में भी 60 पार्टीज हैं। जो 6 राज्यों में जीत जाती है उसको राज्य वो सेंट्रल पार्टी मानी जाती है, ठीक है कि नहीं? तो अब जरा देखिए कि कुछ चीजें देखी जाए। हमारा 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में क्या होता है? एक पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार जो दिल्ली में बैठती है। केंद्र सरकार इसका क्या क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये रक्षा क्षेत्रों में निर्णय ले सकती है। विदेशों से क्या आना है, क्या जाना है, किसको हम हथियार दें, किसको न दें, किससे कैसे रिलेशन रखें, किससे दुश्मनी रखें, किससे दोस्ती रखें। बाहर के जितने रिलेशन है वो कौन देखती है? सेनाओं पर किसका अधिकार होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है। ये इंस्टीट्यूशन है कौन कौन सा बताइए? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर 2 तरीके का है, लोकसभा लोअर हाउस और अपर हाउस। आयुषी इसमें जो किसके मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहते हैं? व्योम दोनों को, क्योंकि ये पूरे ये सब लोग पार्लियामेंट में ही बैठते हैं। अब पार्लियामेंट में एक तरफ यहाँ राज्यसभा होगी जो रेड कारपेट पूरी होती है। राज्यसभा देखा है कभी? राज्यसभा में लाल लाल ही होता है। और लोकसभा की सब सीटें क्या होती हैं? ग्रीन हाउस। तो यहाँ पर स्पीकर बैठेगा। यहाँ कौन बैठेगा? स्पीकर। और यहाँ कौन बैठेगा? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। वो वहां का स्पीकर है, प्रेसिडेंट वो उसका प्रिसाइडेड बाई। समझ में आ गई बात?
तो हमारा जो यह है बाई कैमरल है, द्विसदनीय विधानसभा, 2 सदन, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, और दोनों के ही मेंबर्स को क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये सब एग्जीक्यूटिव तो तुम समझो बड़े बड़े आईएएस ये सब रहते हैं, आईएएस या केवी टीचर, बैंक कर्मचारी, बैंक एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, ये सब इसमें आते हैं। ये कौन लोग हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये कौन सी बताई? विधायिका। जो कानून बनाए उसे क्या कहते हैं? विधायिका। विधान बनाए तो उसे विधायिका। ये कौन है बताइए? जो एग्जीक्यूट करे, कार्यपालिका, और जो नियम बनाने वालों को दंडित करे, न्यायपालिका। इसने बनाया कि डिमोनेटाइजेशन, सबसे 500 रुपए ले लो, तो उसने कहा अच्छा 500 रुपए लेना है, ये नियम बन गया लोकसभा में। तो ये लोग बोले ओके सर, विद इन 2 मंथ्स वी विल टेक। बैंक वाले सब टेबल लगा के बैठे थे, लाओ 500 लाओ 500, और फिर जिसने नहीं दिए कानून ने शिकंजे कसे, सबको दंडित किया। तो ये विधायिका है, ठीक है। विधान का क्या मतलब होता है? कानून। और संविधान का मतलब सबके लिए समान कानून। विधाता का मतलब सबसे बड़ा कानून बनाने वाला। समझ में आ गई? इस तरीके से होता है। विधि का मतलब भी कानून होता है, विधि, है ना। विधि से विधान है, और प्रभु का विधान जान, हानि लाभ सही है, सीताराम 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 के प्रभु का विधान जान। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने को। कहा गया कि नहीं पिंजरे के पंछी के? तो दैट इज विधान। तुम्हें समझ में आ गया? विधान, और जो विधान को बनाए उसे विधायक कहते हैं। विधायक कौन होता है? विधायक का इंग्लिश नाम क्या है? यहाँ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। समझ आई? अच्छा मुझे इतना बता दो विष्णोई, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का जो चुनाव होता है वो उसका नाम क्या है? करेक्ट, आप भी बोलो। ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। इन्होंने कहा इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शन। क्या बताया? जनरल इलेक्शन। और इसको दूसरी तरह से क्या कहते हैं बोलो? आम चुनाव। इसे क्या कहेंगे? आम चुनाव। इस चीज को समझे, पहले इसी को समझे। ये हमारा फर्स्ट टीयर है, टॉप मोस्ट टीयर। इसके नीचे दूसरा टीयर, ये अपनी कुछ पावर इनको देगा, फिर ये अपनी पावर इनको देगा। पहले केंद्र सरकार है ना, तो इसको समझे। नाउ इन आवर, जो ये 2 बात बोली है व्योम ने, बहुत ही अच्छी बात है, उन दोनों को समझे। दैट इज पहला, लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड। लोकसभा मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं बोलो? बाय जनरल इलेक्शंस। इनको जनरल इलेक्शन से इलेक्ट किया जाएगा। लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शन। दोनों नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए व्योम ने क्या कहा। बोले सर पूरे नहीं किए जाते हैं लोकसभा के, राज्यसभा का अलग बताया इन्होंने। देखो 2 हैं, नीचे कौन है? लोक
सभा, और ये क्या है? राज्यसभा। तो लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शंस, इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जनरल इलेक्शंस का दूसरा नाम क्या है? आम चुनाव। These are held every after 5 years. These are held every after 5 years. 5 साल में ये हेल्ड होंगे, ओके, 5 साल में हेल्ड होंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा? इट हैज, ये क्या होगा? 543 सीट्स। कितनी सीट्स हैं? सो इट इलेक्ट्स सांसद, या किसे चुनती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। जो संसद में बैठे उसे क्या कहेंगे? सांसद। वो राज्यसभा का भी सांसद हो सकता है और लोकसभा। इट इलेक्ट्स एमपी फॉर लोअर हाउस, लोअर हाउस के लिए। द पार्टी विच विंस मोर देन 272 सीट्स, इसकी कितनी है? 543 का जरा आधा तो करो, 543 का हाफ, तो 2 जा 4 और 14 तो 7, 14 और 3 आया तो 1, तो दैट इज 271 है। 271.5 तो आ नहीं सकती किसी की। तो पार्टी विच विंस, जो कितने सीट जीत ले, बोलिए? द पार्टी विच विंस मोर देन 272 सीट्स और मोर, वो क्या करेगी? बोलिए। इस, उसे क्या कहेंगे? इस कॉल्ड मेजॉरिटी पार्टी। उसे क्या कहेंगे? मेजॉरिटी पार्टी हो जाएगी। मेजॉरिटी पार्टी होगी तो वो जितने भी मेंबर्स हैं सबके साइन करा के द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री की। देखो इतने सांसद हमारे साथ में जीत गए हैं, अब मुझे आप प्रधानमंत्री के लिए बुलाओ। तो द्रौपदी मुर्मू कहेंगे हाँ, अपने सचिव से कहेंगे, आईएएस से, उनको भी आईएएस मिला है। प्रधानमंत्री को 12 आईएएस मिलते हैं। एक आईएएस के साथ तुम बैठ जाओ ना 1-2 महीने, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। इतने ज्ञानी लोग होते हैं, जो बहुत टॉप मोस्ट ब्रेनी लोग होते हैं ना, जिसके घर में एक आईएएस होता है, सबको वो बहुत अच्छी जगह लगा देता है। सोचने समझने का तरीका ही बदल जाता है, समझ आया? और सोचो प्रधानमंत्री के पास 12 आईएएस, और जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके पास 3 आईएएस, और इन सबके पास आईएएस है। राहुल गांधी विपक्षी पार्टी के पास कोई आईएएस नहीं होता। सिर्फ आईएएस किसको मिलते हैं? और ये जितने भी आईएएस है ना, अलग अलग मंत्रालय के, वो सब बैठते हैं। जो एक है प्रेसिडेंट हाउस, तुम लोगों ने देखा है दिल्ली में राजभवन होता है ना, प्रेसिडेंट हाउस। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस है, एक है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। समझ आया? सारे आईएएस कहाँ बैठेंगे बोलो? वैसे तो हर एक जिले में एक आईएएस है, उसे जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। एक आईएएस वही चलाता है, वही चलाता है, वही तुम्हारे यहाँ बताता है कल छुट्टी है, कल नहीं छुट्टी है, बारिश हो रही, वही है। राजीव में कौन है ना, उनका साइन होके आता है जब तुम्हारे पास, कई लोग बताते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर तुमको बम फोड़ना है तो बोलो संसद में बम फोड़ना अच्छा रहेगा कि सचिवालय में? सचिवालय को तुमने बर्बाद कर दिया, वो देश बर्बाद हो गया। नेता लोग कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात की नहीं? असली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कहाँ रहते हैं? सचिवालय में। सचिवालय चला लेगा, नेता नहीं चला पाए। समझ आ गई बात? तो अब आप देखिए, अगर मान लो हर्षिता 272 सीट मिल गई, वो विनिंग पार्टी हो गई, फिर वो लोग क्या करेंगे बोलो? अपनी पार्टी अपना एक मीटिंग करेंगे। विनिंग पार्टी हैज ए मीटिंग, और वो जैसे इतने लोग विन हो गए, ये हार गए सब, ये विन हो गए। अब वो पूछा जाएगा कौन, किसको नेता चुनोगे, किसको नेता चुनोगे? तो ये विनिंग पार्टी कहेगी हम आदित्य को नेता चुनते हैं, आदित्य को नेता, आदित्य इनका नेता। आदित्य फिर क्या करेगा? इन सब के साइन लेगा और कहेगा मैं बीजेपी हूं और मेरे पास ज्यादा एमपी हैं, और जाके द्रौपदी मुर्मू को दे आएगा। तो सबके साइन मिलाए जाएंगे, मिलाओ
करेक्ट करेक्ट, सचिव भी लाएगा IAS, उसके पास कैलीग्राफी का वो होता है, बस फिर ये नेता बन जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं? अभी देखो कि देयर इज, तो वो क्या करेंगे बताइए? मेजॉरिटी पार्टी क्या करेगी? कैबिनेट भी तो बनाएगी सर। वो बाद में बनाएगी, अभी पहले सरकार तो बनने दो। तो मेजॉरिटी पार्टी हैज ए मीटिंग, तो जो बहुमत दल होता है वो अपनी एक सभा करता है और वहां बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन लिया, वो उनका नेता चुना जाता है। जो बहुमत दल का नेता है, इतने लोग जीत के आए, कितने लोग जीत के आए बोलो? 272, 272 नहीं ले रहा हूं, मान लो ज्यादा जीत के आए, समझो इस चीज को। 279 जीत के आए, सब बीजेपी के लोग बैठे हैं। तो अब वहां पर अमित शाह ने बोला मैं प्रधानमंत्री, मैं मोदी का नाम मनोनीत करता हूं, ये मेरे नेता। अभी सरकार नहीं बनी है, तो अब सारे लोग हैं तो मोदी के नाम पे सब हाथ उठा देंगे। लेकिन उसमें 10 लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं मोदी बने, वो चाहते हैं राजेश पायलट बने या कोई और बने। लेकिन मान लो उन्होंने हाथ उठा लिया, तो जब मोदी, सबको मालूम मोदी बनेंगे, ज्यादातर लोग तो, आधे ज्यादा लोग, तो वो जिन 10 लोगों ने राजेश पायलट को वोट दिया था उनकी हालत खराब कर दी जाएगी, रहेंगे वो पार्टी में। तो इसलिए ये लोग देख लेते हैं, कैरियर की बात होती ना, ऐसे विरोध नहीं कर सकते हो, तो जनरली लोग बहुमत दल का नेता चुन लेता। ठीक है, दैट इज, उसको क्या कहेंगे? दैट इज द लीडर ऑफ विनिंग पार्टी। क्या बोला जाएगा बोलो? नाउ मेजॉरिटी पार्टी हेल्ड्स ए मीटिंग एंड कौन चुना जाएगा? लीडर ऑफ विनिंग पार्टी इज चूजन। अब जब चुन लिया जाएगा तो आप लीडर ऑफ विनिंग पार्टी, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं कि मोदी इन बीजेपी MPs, ये पार्टी उन्होंने चुन लिया गया, तो अब क्या करेंगे? निखिल आगे का काम बताओ। मान लो मोदी चुन लिए गया, अब क्या होगा? व्योम बताओ। सर शपथ लेंगे। शपथ नहीं लेंगे, आप बोलो। बोलेंगे प्रेसिडेंट के पास और अपना वो पेश करेंगे कि अब वो लेटर लेके जाएंगे, उन सब से साइन लेंगे कि उन्हें किसने चुना है। समझ में आई बात की नहीं? नहीं तो पता चला वहां चले गए कि हमारी 272, वो पता है द्रौपदी मुर्मू को, कि द्रौपदी मुर्मू को पता है 272 बीजेपी की आई, मोदी ने कहा हमको प्रधानमंत्री के लिए अनाउंस कर दो शपथ के लिए। वो पहुंच के आए, पीछे से राजेश पायलट भी पहुंच गए, उसी पार्टी के, हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं उसी पार्टी के लोग। पता चला 20 लोग उसी पार्टी के पहुंच रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी? किसको बुलाएंगी बोलो? सुबह PM पहुंचे प्रधानमंत्री, बाद में अमित शाह पहुंच रहे, फिर JP नड्डा, हमको बना दो प्रधानमंत्री, हम अच्छे हैं। ऐसे नहीं होता है, जिसने साइन किया उस लेटर के साथ पहुंचो तब तो बनाएगी, वरना प्रेसिडेंट को क्या पता। तो इसलिए क्या होगा? नाउ लीडर ऑफ विनिंग पार्टी क्या करेगा बताओ? लीडर ऑफ विनिंग पार्टी हैंड्स ओवर लेटर टू, किसको लेटर विश्नोई करेगा? हाँ, साइंड बाई ऑल मेंबर्स, पार्टी मेंबर्स, हैंड्स ओवर लेटर टू प्रेसिडेंट साइंड बाई ऑल विनिंग MP, जो उसके विनिंग MP हैं, ऑल पार्टी मेंबर्स। फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करेगा। किसको इनवाइट करेगा? लोड नहीं ले पा रहा है, कुछ थोड़ा कम करें इसका लोड। प्रेसिडेंट क्या करेगा बताइए? प्रेसिडेंट इनवाइट्स लीडर ऑफ विनिंग पार्टी। अब उसने चिट्ठी दे दी मान लीजिए मोदी ने, तो इनवाइट्स लीडर ऑफ विनिंग पार्टी टू टेक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर,
टू टेक ओथ। ओथ का मतलब हर्षिता समझती हो? प्राइम शपथ, ओथ समझती हो? शपथ, कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं पूरी कर्तव्य और निष्ठा से काम करूंगा, ठीक है, किसी का साथ भेदभाव नहीं करूंगा। प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए बड़ी ग्रैंड सेरेमनी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार शपथ लिए थे तो 7 देशों के प्रधानमंत्रियों को बुला लिए थे, इतनी बड़ी से। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो उनको बुलाएगा और वो ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति इनको खुद शपथ दिलाएंगे। कौन शपथ दिलाता है? प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। तो ये बन गए। आफ्टर टेकिंग ओथ वो अपने मेंबर्स चुनेंगे। कैबिनेट मेंबर का क्या मतलब होता है? ये देखो पीएम है, तो पीएम के चारों ओर एक होता है ये मुख्य, इसे कोर कमेटी कहते हैं। उसमें फाइनेंस होगा, होम मिनिस्ट्री होगी, और कौन सा होगा बोलो? फॉरेन मिनिस्ट्री। और कौन सी होगी बोलो? फाइनेंस होगी, डिफेंस, एजुकेशन हो भी सकती, नहीं तो ये मेन है। इन चारों से मिलकर इसकी कोर कमेटी होती है। जब मॉनिटाइजेशन किया था ना, इनके अलावा चारों में से किसी को नहीं पता था। उन्होंने बोला कि हम 500,000 का नोट बंद करने जा रहे हैं। अमित शाह, बोलो क्या इससे हमारी राजनीति पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगा, बाकी मैं स्थिति तो संभाल लूंगा। सीतारामन, निर्मला सीतारामन, क्या कहीं हमारी अर्थव्यवस्था डूब तो नहीं जाएगी? नहीं महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बूस्ट मिलेगा। तुम क्या कहते हो जयशंकर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, हमने कंट्रोल कर लिया है आसपास का इन्फिल्ट्रेशन को, और मुझे तो ठीक है। तो आप लोगों की अनुमति से मैं आज शाम को 8 बजे से 500 रुपए के नोट बंद करता हूँ। हाँ, सभी देशवासियों को सूचित किया जाता है आज शाम से 500 रुपए के नोट सब बंद है, वो अमान्य हो जाएंगे। जाओ, समझ में आ गई बात कि नहीं? इसको कोर कमेटी कहते हैं। अच्छा, ये इनका कैबिनेट है, सही है ना? तो कैबिनेट मिनिस्टर, और इसके अलावा ये मिनिस्टर्स हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? जो मुख्य मिनिस्टर, उन्हें क्या कहेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। फिर अलग अलग और भी मंत्रालय होंगे, कपड़ा मंत्री, कोयला मंत्री, पानी मंत्री, बिजली मंत्री, कुर्सी मंत्री, सब मंत्री बना डाले जाएंगे। जिसको जो मंत्री लेना पड़ता तो वो सब मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर ये कौन बनेंगे? और ये दूसरे कौन से होंगे? ये मिनिस्टर्स। ये कौन से होंगे? फिर से समझो, 7 कैबिनेट मिनिस्टर, 15 मिनिस्टर जीत के आए इतने, बाकी सिर्फ उनके एमपी होंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। जो भी आपसे बिल ये लोग पेश करेंगे उसमें हाथ ऊपर करना, नीचे करना। इन लोगों को बोलने की इजाजत तो होगी संसद में, सब लोग अपना अपना व्याख्यान रखते हैं। इनमें कोई तेजस्वी ओजस्वी भाषण देने वाला होगा, वो तो धीरे धीरे ऊपर आकर के इन्हीं में शामिल हो जाएगा। या अपने ग्रुप में, अपने एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहा होगा तो बीजेपी ट्रैक करती है उनको, तब भी ऊपर दे देती। तो तुमको ये तो बात समझ में आ गई। लीडर ऑफ अपोजिशन इनके अपोजिट में बैठेगा। तो मैंने वेल का कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं, ये 4 लीडर यहीं बैठते हैं कोर वाले, और इनके इधर बैठेंगे, और यहाँ सामने राहुल गांधी बैठेंगे। इनसे सीधी सीधी बात होगी। चलो, तो आपको ये बात पता चल गई कि अब देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन, व्योम ने ये क्यों कहा कि लोकसभा के मेंबर्स को किस इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है? बोलो। जनरल इलेक्शन या आम चुनाव, या 5 साल में बनते हैं। अगले जनरल इलेक्शन कब होने जा रहे हैं बताओ? ये 2029। सो नेक्स्ट जनरल, अभी इसी साल तो हुए हैं ना 24 में, तो 5 साल बाद होंगे। इलेक्शंस आर हेल्ड इन 2029। 2029 में फिर अगले इलेक्शन होंगे। अब जरा देखें कि व्योम में ये क्यों नहीं कहा कि अपर हाउस के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आम चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। जस्मिता,
बोलो। चलिए, नाउ ये तो तुमने देख लिया कि मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस किसके द्वारा चुने जाएंगे? आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। मेंबर्स ऑफ अपर हाउस, राज्यसभा कैसे चुना जाएगा? करेक्ट, बोलो। हाँ, दिस इज इलेक्शन एंड दैट इज सिलेक्शन। इनका इलेक्शन होता है और इनका क्या होता है? ये इलेक्शन है और ये सिलेक्शन है। कुछ और भी तरीका वो बताएं। राज्यसभा का देखो, राज्यसभा में 243 मेंबर, इसके बता दिए तुमको कितने मेंबर्स, कहीं लिख लिए तो लिख लेना। राज्यसभा में 243 है। ठीक है, तो 243 मेंबर्स हैं। 245 होता है सर। 245 हो गए, 245 245 है। 81, इसके 3 हिस्से करो, 3 से डिवाइड करो। 245 तो 3 8 जा 24 और 5 बचेगा तो 3, फिर 2 बच जाएंगे। 2 में 81 है और 1 में 83। चेक करो, हो गए 245। उनके 1/3 लोगों का चुनाव होता है। सही है। इनका टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स, 5 साल बाद चुनाव होंगे, हट जाएंगे। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 years। 6 इयर्स। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए ये 245 है, ये 2000 में चुने गए 81 मेंबर्स, इनको कौन चुनेगा? इनको चुनेंगे ये जो भारत है ना, तो भारत में ये, इसका नाम क्यों राज्यसभा क्यों पड़ा बताओ? ये देखो, भारत में यहाँ पर 200 हैं, यूपी में करीब 419 या कितनी भी हैं, गुजरात में 190 हैं। इन सबको अगर मिलाओगे तो 200 हैं। इसका 10% करो जरा, 200 का 10% करो, कितना आएगा? तो 20 आ जाएगा, 1 0 और बढ़ा, तो 20 मेंबर्स राजस्थान के यहाँ पहुंचेंगे। 20 मेंबर्स पहुंच गए। जरा सोचो, तुम्हारे मन में ये कल्पना होगी कि 200 में अगर 110 बीजेपी के हैं और बोलो 90 किसके हैं? कांग्रेस। 90 कांग्रेस के हैं, तो कितने कितने यहां पहुंचेंगे बोलो? मान्य बताओ। 210 हैं। 11 बीजेपी के, 0 हटा दो बस, 11 बीजेपी के पहुंच जाएंगे, 9 कांग्रेस के। अगर राज्यों में बीजेपी लगातार जीतती जाए तो क्या होगा बताओ? राज्यों में लगातार बीजेपी जीतती जाए तो इसके मेंबर्स क्या यहाँ बढ़ते चले जाएंगे? क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनी है और महाराष्ट्र में इसको 144 सीटें मिल गई, इसकी तो बाँछें खिल गई। बोले मेरे तो 14 मेंबर आ गए। 144 का क्या मतलब है? 10 से डिवाइड करो, एक्स्ट्रा मेंबर बढ़ जाते हैं। और ऐसे संविधान तुम्हें बदलना है तो थोड़ी देर पहले मैंने ही बोला था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। फिर से समझो, संविधान बदलना है तो तुम्हें क्या होना चाहिए? दोनों जगह होना चाहिए। मैं 8 साल पहले की बात करता हूं, लोकसभा में बीजेपी आ गई थी जीत के, राम मंदिर का मुद्दा था, सब लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे पे किसको वोट दे दिया? लेकिन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। सभी राज्यों में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं स्थिति बता रहा हूं, देखो बीजेपी के यहाँ 320 मेंबर थे, कहां पे? लोकसभा में। और बाकी बचे हुए कितने? 180, और जो रेस्ट थे वो तो कम ही रह गए। 543 में निकालो, 543 में 320 हटाओ, कितना हुआ? 223। 223 किसके थे बोलो? कांग्रेस और अदर थे। जिस समय बीजेपी जीत के आई थी उस समय राज्यसभा में ज्यादातर कहां किसकी किसकी सरकारें थी? और तुमको मालूम है 200 मेंबर्स होंगे तो 20 मेंबर यहाँ कांग्रेस के आ जाएंगे, सभी जगह कांग्रेस की सरकारें थी। तो यहाँ राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा में इसके 90 मेंबर बीजेपी के थे और बाकी कितने बचे? 153। देखो जोड़ के देख लो, 243 आ रहे हैं, जोड़ो, सही है, कांग्रेस के थे। और ये क्या हटाना चाहती थी बोलो? आर्टिकल
155 ठीक है, 155 कांग्रेस के थे। आर्टिकल 370 सही है। आर्टिकल 370 समझते हो? कश्मीर को भारत में विलय, कश्मीर एक स्वतंत्र है, उसको स्पेशल स्टेटस नहीं है, उसका भारत में विलय, ठीक है। तो उसने क्या किया, बीजेपी ने बोला हम तो रूल कर ही रहे हैं, और किसी को उसने बताया, नहीं बोला कि एक इंडोनेशिया में वहाँ सैनिटरी सिस्टम बहुत अच्छा, साफ सफाई का, तो कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, डेलीगेट्स को, राजनयिक को, वहाँ जाके सिर्फ देखना है, 5 स्टार होटलों में रुकना है, और ये देखना है वो लोग साफ सफाई कैसे करते हैं, रिपोर्ट लेके आनी है। तो वो लोग कौन जाएगा, कौन जाएगा? ये लोग बोले हम तो जाते रहते हैं, हमारी तो सरकार है, और अब इस बार हम सोच रहे हैं कि इनको भी मौका दें। तो इन्होंने कहा हम उसमें 70 लोगों को भेजना चाहते हैं, क्या कांग्रेसी तुम लोग जाना चाहोगे? बोले हाँ हाँ, ये तो फॉरेन टूर है, हम क्यों नहीं जाएंगे। इनमें से 70 निकाल दिए, 70 निकालो जरा, 85 बचे, 85 बच गए। और इसने अगले दिन यहाँ पर टेबल पर 370 आर्टिकल रख दिया, सही है। वो वहां पहुंचे थे एयरपोर्ट में, इंडोनेशिया के एयरपोर्ट में, और यहाँ इसने टेबल 75। तो ये लोग कह रहे हमारे सांसद कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ पता चला, अरे वो इंडोनेशिया के टूर पे चले गए, लगाओ फोन जल्दी जल्दी। अब वहाँ इंडोनेशिया की वहाँ की जो एजेंसी थी उसने कहा अब वहाँ से हमें निर्देश है, आप लोगों के फोन रख लिए जाएंगे, आपको नया फोन दिया जाएगा। तो उनको नया फोन दिया जाएगा। फिर उनको बोला गया कि अभी फ्लाइट 2 घंटे लेट है, आप लोग 5 स्टार होटलों में अभी रेस्ट करिए, फिर अगली फ्लाइट आएगी तो वहाँ आपको भेजा जाएगा। और फिर यहाँ पर बिल पेश हो गया, उसके 85 मेंबर बचे, और इसके कितने बचे? 90। और हम लोग कह रहे हैं बीजेपी कितनी मूर्ख है, वहीं पे इसका बिल डाउन हो जाए। हमको क्या पता था कि उसने वहाँ सैनिटरी इंस्पेक्शन के लिए भेजा है। हम लोग आपस में अपने दोस्तों के साथ हंस रहे, देखो ये क्या राजनीति है, अपनी ही फजीहत करा रही है। लेकिन उसने तो अलग ही खेल खेल लिया था, और फिर उसने वहां उनको भेज दिया था, उनके 85 थे, इसके 90 थे, बिल पास हो गया। अब बिल पास होते ही अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ, फिर बाद में हमें खेल पता चला, और वहां जैसे बिल पे वोटिंग हो गई, उनको उनके मोबाइल दे दिए गए, बोला ये फ्लाइट आपकी कैंसिल हो गई, जाओ अपने घर जाओ। उनको घूमने भी नहीं दिया गया। इंडोनेशिया का टूर फर्जी निकला। तो आप समझ में आए कि कैसे होता है। तो ये चीज भी की जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी की 17 राज्यों में सरकार है। इस समय बीजेपी के जानते हो कितने मेंबर हैं? बीजेपी के 243 में 143 अभी बीजेपी के ही हैं। तो राज्यसभा में इसका बहुमत है, लोकसभा में इसके पास 2 पार्टी हैं, जो कि एक नीतीश कुमार की है और दूसरी किसकी है? जेडीयू की, है ना। जेडीयू तो नीतीश कुमार, जेडीयू, और दूसरी है तेलुगु देशम पार्टी, तो टीडीपी, वो पार्टी है, इसको फुल मेजॉरिटी नहीं। बात तुम्हें समझ में आ गई ना, पावर शेयरिंग एंड अलायंस। अब मेरा कहने का मतलब है कि राज्यसभा में बहुमत आसानी से नहीं मिलता है। समझो इस चीज को, 6 साल का टेन्योर है, 2000 में 21 लोग चुन के आए, 81 लोग, ये कहाँ से चुन के आए? अलग अलग राज्यों में जो नए लोग जीतते हैं ना, उन्हीं में से। जैसे अभी चुनाव होते रहते हैं, तो 81 जो आए वो बदले जाएंगे, वो 81 फिर उनमें से उठा के यहाँ रख दिए जाएंगे। इनसे कहा जाएगा 6 साल एंजॉय करो, 6 साल बाद तुम्हारे पास आएंगे। 2002 में किनको चुना जाएगा? 83 को। 2002 में किनको चुना जाएगा? नए 83 को। और 2004 में किसको चुना जाएगा? नए 81 को। तो पहले 81 पहले समझो ये खाली था, पहले कोई राज्यसभा नहीं थी। जब शुरू हुआ, देश आजाद हुआ, तब की बात कर रहा हूँ। 81 भर दिए, फिर इसमें 83 भर दिए, और फिर 2004 में कितनों को भर दिया? 81 हो गए ना पूरे। फिर जब 2006 आया तो इनसे बोला अब तुम लोग मजे कर लिए बहुत, चलो 6 साल तक मजे कर ले, हटो, नए आएंगे। हो गए ना 6 साल। फिर अब जब 2008 आया तो इनसे कहा गया तुम लोग 2002 से बैठे हो, इतना काम बोर हो जाओगे, निकलो चलो यहाँ से। जयप्रदा, हेमा मालिनी, निकलो चलो यहाँ से। दिखा दिया उनको 6 साल, उनको हटा दिया। अब फिर 2010 आया तो उनको निकाल दिया। तो बोलो इनका टेन्योर कैसा है? 6 साल का। दे आर इलेक्टेड, इनके लिए वोटिंग होती है। जो यहाँ वाले कौन असेंबली में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, अलग अलग राज्यों में, वो वोट करके भेजते। ओके, तो इस तरीके से इनका पब्लिक इलेक्शन नहीं करती है, इनका सांसद इलेक्शन करते हैं, एमएलए एमपी करते हैं। ओके, तो इस तरीके से अब तुमको ये पता चल गया कि राज्यसभा का टेन्योर क्या है, बताइए?
tenure of Rajya Sabha is ठीक है 6 years. After every 2 years 1/3 members are transfer replaced. ठीक है ना 1/3 member after every 2 years 1/3 members are replaced. सर इनमें से कुछ प्रेसिडेंट से नॉमिनेट करते हैं। कुछ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अच्छा इसे अपर हाउस क्यों कहते हैं? ये विद्वानों की सभा है। इट इज द कमेटी ऑफ लॉरेट्स। यहाँ राज्य के बहुत बड़े विद्वान सचिन तेंदुलकर, रेखा या बहुत बड़े बड़े गायक और वो सब बैठते हैं। और वहाँ पर अखिलेश यादव जिनको 9वां पास 10वां पास और इस तरीके के लोग बैठते हैं, ठीक है ना, लालू प्रसाद यादव के बेटे वो सब ऐसे टाइप बैठते हैं। तो वो छोटा हाउस है। ये इसलिए भी अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको ये जो उपराष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा को कौन भंग कर सकता है बोलो? लोकसभा को चाहे देन इट कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट के कंसेंट से इसको भंग किया जा सकता है। समझ में आ गई बात की नहीं? कि सही तरह से काम नहीं कर रही या प्रेसिडेंट के पास कोई पहुंचा ही नहीं, 10 पार्टियां जीत गई 10-10 सीट लेके, तो क्या उससे सीट हो जाएगा मेजोरिटी? सबको थोड़ी थोड़ी मिली है स्प्लिट मेजोरिटी, और किसी को फुल फ्लेज नहीं मिली है, और कोई किसी के साथ अलायंस भी नहीं बनाना चाहता है। गुटबंदी नहीं होती कि 3 लोग चलो हम मिलके, वो भी नहीं कर रहा है तो वो भंग कर देगी। तो राष्ट्रपति कहती है अब लोकसभा ये वाली भंग है, अब मैं शासन चलाऊंगी सेनाओं के साथ। सेना तुम पूरे नगर में गश्त करो और अब शासन मेरे हाथ में। समझ में आ गई बात की नहीं? If no party, however, after 2 to 3 years, when the situation normalize, again the re-elections are held, and if some party manage to get majority, then it is. तो तुमने क्या देख लिया बताइए? कि तो वो चीजें देख ली कि राज्यसभा और लोकसभा का कैसे होता है। अब आगे की बात देखो। जो स्टेट गवर्नमेंट है इसकी 3 इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है निष्का? स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल आप लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। तुम ये कह रहे हो स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसकी एक शाखा सेंट्रल। इसका कोई मतलब भी है जो तुम बोल रहे हो? इसका आधे घंटे से हम बोल रहे हैं, तुम कह रहे हो स्टेट गवर्नमेंट की मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका मेंबर लोकल। ऐसे उल्टा पुल्टा बोल दो, लहरा दो तिरंगा। लेजिस्लेटिव बाई कैमरल है। बाई कैमरल का क्या मतलब है? समझ नहीं पाया। उसमें 2 अलग शाखाएं निकलती हैं। That is विधानसभा विधान परिषद। द्विसदनी, जबकि एमसीक्यू में भी बताया भी था, तुम सुन नहीं रहे हो क्या बैठे बैठे? चलो दैट इज कौन कौन सी 2 हैं? हाँ बोलो, आयुषी बोलो। हाँ विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद। इसमें ये लोअर हाउस है और ये कैसा है? अपर हाउस। कुछ स्टेट में एक ही होता है। और ये देखो, ये एक विधान भवन है, तो विधान भवन में ही 2 चीज होंगी। अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर आधे में विधानसभा होगी। इस यहाँ ऊपर क्या लिखा रहेगा? जब आप किसी राज्य में जाओगे तो क्या लिखा रहेगा? विधान भवन।
विधान भवन के एक तरफ कौन बैठेगा? यहाँ कौन बनेगा? विधान सभा। और एक तरफ कौन होगा? तो विधान सभा। और एक है विधान परिषद। जस्मिता, विधानसभा का इंग्लिश नेम बताओ। ये अच्छा कह रही हैं। आप भी बताओ अभिषेक। विधानसभा। आप बताएं। ये लिखा रहता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, बस यही बताना था। यही जस्मिता ने भी बताया। ना तो अब हम लोग देखें, विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसे क्या कहेंगे? परिषद हमेशा काउंसिल को कहते हैं। परिषद विद्वानों की सभा होती है। तो दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके मेंबर को क्या कहते हैं? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। MLA के मेंबर का चुनाव कैसे होता है श्रेया? वोट से होता है। बोलो। असेंबली इलेक्शन। हर चीज तुम प्रॉपर्ली बताते हो जो पूछा गया। सो MLA, इसके लिए क्या होता है? विधानसभा चुनाव। उसके लिए आम चुनाव होते हैं। यह कैसा चुनाव होता है बताइए? दैट इज जनरल इलेक्शन। इसके लिए क्या बताया? असेंबली इलेक्शंस। भाई असेंबली मेंबर्स को चुनने चाह रहे हो तो किसके लिए? असेंबली के लिए वोट कर रहे हो ना। काउंसिल के लिए तो वोट नहीं कर रहे हो। तो असेंबली सिर्फ सभा होती है और काउंसिल होती है परिषद, विद्वानों की परिषद। तो इसे क्या लिखेंगे बताइए? दैट इज MLA आर इलेक्टेड बाई, किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? असेंबली इलेक्शंस। दीज आर इलेक्टेड बाई असेंबली इलेक्शन से होते हैं। ओके, अब जरा देखिए, देयर टेन्योर इज, कितना टेन्योर है? इज 5 years। इनका टेन्योर 5 साल का होता है। ठीक है। कुछ और चीजें देखें। तो जब ये सारे चुन के आ जाते हैं MLA, तो क्या करते होंगे बोलो? भाई सबने चुन लिया। अभी अक्टूबर 2024 में हुआ था यहाँ पर। हम भी लोग वोट देने गए थे। इन अक्टूबर 2000 KV1 में गए थे। इन अक्टूबर 2014 राजस्थान का असेंबली इलेक्शन हुआ था। किसका बोलो? राजस्थान असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड। असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड। यहाँ 200 सीटें हैं। ठीक है ना। एक बार हम और भी कंफर्म कर लें, कुछ बड़ी है क्योंकि पिछले बढ़ते घटते जाते हैं। 200 से ऊपर भी हो सकते हैं। कितने हैं किसी को पता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तो है। How many assembly seats are there in Rajasthan? है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? राजस्थान असेंबली इलेक्शन आर हेल्ड हुए और ठीक है, तो एमंग 200 सीट्स, पहले ना गहलोत की सरकार थी, दो बार चलाई, 10 साल तक चलाई, लेकिन इस बार क्या हुआ? अभी यहाँ कौन है? मोहन राव, भजन लाल। तो अभी क्या हुआ कि 115 सीट्स किसने जीत ली?
is won by, किसने सीट जीती बोलो? सर किसने सीटी 115 सीट जीती? बीजेपी। तो वन बाई बीजेपी एंड बाकी 85 बाई अदर पार्टीज। कांग्रेस ही नहीं थी और भी थी। सही है। अब इन्होंने क्या किया होगा बोलो? अगला स्टेप क्या किया होगा? डिस्कशन करके हाँ, तो विनिंग पार्टी हेल्ड ए मीटिंग, चूज देयर लीडर एंड द लीडर with the paper authority letter signed by all members has gone to बोलो प्रेसिडेंट। द्रौपदी मुर्मू के पास सबको जाना है। यहाँ का जो गवर्नर वहाँ जाए ना, राज्यपाल। राज्य का कर्ता धर्ता कौन होता है? राज्य। यहाँ प्रेसिडेंट है। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है? गवर्नर। यहाँ प्रेसिडेंट है ना, तो कहाँ जाएगा बोलो? प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, ये विनिंग पार्टी। ये कहाँ जाएंगे? सो विनिंग पार्टी ने क्या किया बोलो? विनिंग पार्टी हेल्ड मीटिंग एंड किसको अपना लीडर चुना? चूज भजनलाल। सर भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा इस लीडर, देयर लीडर, अपना लीडर चुना, देयर लीडर। तो फिर भजनलाल कहाँ गए? सर गवर्नर के पास। तो भजनलाल हैज रिपोर्टेड, वो चले गए, रिपोर्ट करना पड़ता है, गॉन टू गवर्नर। अभी मुझे गवर्नर का नाम नहीं याद है, देखना पड़ेगा। गवर्नर विद ए साइंड लेटर ऑफ 115 मेंबर्स, उसका ऑथेंटिकेशन किया गया है विद लेटर। इसके बाद हर्षिता क्या हुआ होगा? गवर्नर इनवाइटेड आफ्टर 2 days फॉर ओथ टेकिंग। और फिर उसके बाद जब उनकी शपथ हो गई, वो मुख्यमंत्री बन गए, फिर जिसको चाहे कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह दें और किसको कपड़ा मंत्री, जूता मंत्री बनाते थे। मंत्रालय तो कुछ भी दिया जा सकता है, जूता मंत्री भी कुछ नहीं है, बहुत पावरफुल पोस्ट है। कहेगा हम चाइना से 1500 करोड़ के जूते मंगा रहे हैं सबके लिए, जूते कहीं आएंगे नहीं और 1500 करोड़ जेब, बहुत ज्यादा है। कोई भी मंत्री किसी को बना दो, फिर किसी के मजाल उसे रोक ले। तो ये चीज हो गई। अब देखिए, ये तो तुमको पता चल गया 2 टीयर। कौन कौन से 2 टीयर पता चले? एक हमारा टीयर है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक और भी है लोकल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट है। और एक कौन सा है? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का क्या है? लोकल गवर्नमेंट में 2 चीजें होती हैं। एक तो लेजिस्लेटिव नहीं होता इसमें। अब क्या यहाँ पर जो जोधपुर में, वहां भी कानून बनाएंगे क्या? हाँ, वो होते हैं। नाउ कितनी बात होगी? गवर्नर इनवाइटेड आफ्टर 2 days ओथ टेकिंग। अब हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट होते हैं। इसके इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं बोलो निष्का? ये सुनती ही नहीं है, आप बोलो। और ग्राम पंचायत। दैट इज एग्जीक्यूटिव, और दूसरा क्या है? जुडिशियरी। फिर से समझिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, राज्य सरकार का एग्जीक्यूटिव बताओ निष्का। कौन कौन से बोलो? गवर्नर नहीं बोलो, और कोई बोलो। RAS, सीएम यहाँ है ना। यहाँ पे बोलो, जो ये पार्टी जीत गई MLA, तो MLA ने अपना जो नेता चुना वही तो सीएम है, वो इसमें बैठेगा। इनके बगल में यहाँ पर कौन बैठेगा? ये लोग कहाँ बैठेंगे?
आप बताओ। से ये बात कह रहे सर सचिवालय, यही चीज तो ट्रेन इनको बहुत बड़ी बात बोली। यहाँ पे हमने बताया था कि होता क्या है कि सेक्रेटेरिएट कि कहीं पर उड़ाना है बम, तो कितना अच्छा पिकअप है सेक्रेटेरिएट, और जबकि निष्का सच बोल के रुक गई, टेरियट या ट्रेटियट बोलना चाहती थी, वो दे ही नहीं बोल पाई। सचिवालय सचिव होता है नहीं। अच्छा, इन्होंने बताया राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सर वो स्टेट पीसी होना चाहिए। है ना, जैसे और कैसे होते हैं गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हर जगह के जो होते हैं वो इसमें आते हैं। एक होते हैं स्टेट पीसी जैसे नहीं होते हैं, और एक कौन से होते हैं आईएएस पीसीएस होता है। पीसीएस करोगे तो राज्य के मुख्य बनोगे, और आईएएस करोगे तो कौन बनोगे बोलो, देश के किसी बड़े जिले के बनोगे। बोलो बात समझ आ गई। जिला अधिकारी वहां पहुंचा था एक बार, जिला डीएम की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यही बनते हैं। जोधपुर का जो डीएम है वो आईएएस है, तो किसी जिले का जो अधिकारी होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो रास्ते में बोला हाँ आप लोग क्यों बैठे हो, वो मेरे कुचल के चली गई ट्रक, और यहाँ भीड़, हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा न्याय नहीं मिला, उसने अपने उसको बुलाया आदमी को, इनको 5 लाख रुपए का चेक दो, हाँ तुम्हारा डिजॉल्व हो जाएगा, चलो। उसके हाथ में 5 लाख हाथों हाथ दे दिया। बात समझ में आ गई। हाथ में जितना पैसा ऐसे ही बांट सकता है, तो इतनी पावर है। तुम्हें समझ आ गया। ये कहाँ बैठेंगे बोलो, सचिवालय। ये कहाँ बैठेंगे, जहाँ सचिव रहते हैं वही सचिवालय है, तो ये सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे। और तुमको ये मालूम है कि और कौन कौन आएंगे, पुलिस इसके अंडर में आएगी। राज्य के तो अंडर में पुलिस आती है। स्टेट में जो लोकल लैंग्वेज पढ़ाते हैं टीचर, मालूम है, स्टेट टीचर जो यहाँ आरएएस है, तुम लोग तो सीबीएसई पढ़ती हो, आरबीएसई, वो सब टीचर कौन है, इसी में तो आएंगे। तो आरबीएसई टीचर्स, आरबीएसई टीचर्स। कितनी बात हो गई। ये बताओ इस जुडिशरी में हेड कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय ये है, सुप्रीम कोर्ट। इसका हेड बताओ, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन सबको कहते हैं जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन है, सीजेआई चंद्रचूड़। कौन है, अब हट गए 2 दिन से, संजीव खन्ना बन गए। तो इसका है सीजेआई। और ये कौन है बोलो, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। तो जुडिशरी में हाई कोर्ट हो गया। कितने हाई कोर्ट हैं देश में, एक तो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, जो कहीं मैटर रिजॉल्व ना हो सुप्रीम कोर्ट में हो। हाई कोर्ट कितने हैं, 24 हाई कोर्ट हैं। फिर हर एक शहर में एक लोकल कोर्ट या सेशन कोर्ट है। यहाँ क्या होगा बोलो, लोकल कोर्ट, सेशन कोर्ट। हाँ, लोकल कोर्ट या सेशन कोर्ट। और तीसरा क्या नाम है इसका, ट्रायल कोर्ट। फिर से समझो, एग्जीक्यूटिव में कौन होता है, एक तो होता है चुनाव, गांव है तो ग्राम पंचायत है, शहर है तो म्युनिसिपल कारपोरेशन, अगर मान लो छोटा ही शहर है तो म्युनिसिपालिटी। 3 तरीके के हैं, नगर निगम हो सकता है। तो देखो अब एग्जीक्यूटिव में कौन है, एक तो बिग सिटी है तो क्या होगा बोलो, म्युनिसिपल कारपोरेशन। और अगर मान लीजिए छोटा सिटी है तो क्या होगा, म्युनिसिपालिटी। ये सिटी है, टाउन। और अगर विलेज है तो क्या होगा, दैट इज, फिर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सभा होगी, ठीक है, उसको कहते हैं पंचायत इलेक्शन। इन सभी में हमारे यहाँ जैसे जोधपुर है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी इस तरीके से म्युनिसिपल कारपोरेशन है, म्युनिसिपल कारपोरेशन चलता है। हाँ, तो म्युनिसिपल कारपोरेशन के लोग उसमें ही दयाराम भाटी चुन के गए हैं, जो मैं अभी बात बता रहा था।
तो 80 मेंबर्स चुन के गए। यहाँ कहां से चुन के गए? 80। तो वो यहाँ के वार्ड मेंबर या पार्षद है। सोजती गेट जानते हो आप लोग? जब आप पीछे जाते हो त्रिपोलिया मार्केट में तो सबसे पहले एक बड़ी बिल्डिंग मिलती है ना, सोजती गेट, वहीं ये सब इकट्ठा होते हैं। इनको कहते हैं वार्ड मेंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जोधपुर में ये सब चुन के गए हैं। दीज आर हाउ मेनी वार्ड मेंबर्स? 80 वार्ड मेंबर्स। इनको पार्षद भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पार्षद। वहां पर एक तुमको मालूम है, जब तुम त्रिपोलिया जाते हो एक बड़ा सा एक पत्थर का गेट टाइप मिलता है, उसी के अंदर है, उसी के ठीक पीछे इनकी यहाँ पर क्या होती है? म्युनिसिपल कारपोरेशन की बिल्डिंग होती है, तो वहां ही बैठते हैं। ये सब मिलके उन्होंने वहां मेयर चुना। इनके हेड को क्या कहेंगे बोलो? तो इनका हेड मेयर कहलाता है। ये 80 पार्षद हैं। 80 पार्षद ने एक को किसको चुना? मेयर। ये अलग अलग पार्टी के, कुछ कांग्रेस के और कुछ, एक ये मेयर है। जो मेयर होगा वो बहुत पैसे वाला होगा, वो इन सबको पैसे खिला के जीत जाएगा, वही इन सबको पैसे बांटेगा, लो इतने करोड़ लो, जाओ अपने क्षेत्र का विकास को। तो ये सब उसको चुन लेते हैं जो पैसे वाला होगा। तो अब तुम्हें मालूम है ये मेयर भी इसी जोधपुर का है। और यहाँ पर कौन बैठता है बोलो? जुडिशरी में, लोकल कोर्ट में सब डीएम। कौन बैठेगा बोलो? डीएम। यहाँ पर जब पीछे जाओगे रत्नाडा में डीएम का बहुत आलीशान बंगला है। डीएम आईएएस है और जो मेयर है इन्हीं में से चुना हुआ कोई एक सदस्य है, लेकिन दोनों की एक ही पद है, डीएम आईएएस कैडर का है। तो जब कभी भी दोनों को किसी झंडारोहण के लिए बुलाया जाएगा तो मेयर ऐसे बैठेगा और डीएम ऐसे बैठेगा। दोनों एक ही देश, एक ही शहर के, और बिल्कुल उल्टा पुल्टा बोल के जाएंगे। दोनों की कभी नहीं बनती पूरे देश के हर एक, क्योंकि एक विद्वान है, उसके पास भी पावर है, और एक चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो चुना हुआ प्रतिनिधि क्या इनके साथ सही तरीके से बिहेव करेगा? वो ये कहेगा कि मेरे आने पे वो नहीं खड़े हुए, वो ये कहेगा मेरे आने पे वो नहीं खड़े हुए। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया बताइए कि अगर शहर है तो शहर में वार्ड होंगे, जैसे अरविंद नगर, गोल्फ कोर्स कॉलोनी, और इन सबसे चुन चुन के जाएगा। जो इन सबसे चुन के बनेगा उसका क्या नाम होगा? वार्ड मेंबर या पार्षद। उसका क्या नाम होगा बोलो? पार्षद। तो जोधपुर में 80 पार्षद है। जोधपुर में 15 असेंबली है, वो असेंबली जाकर के चीफ मिनिस्टर को चुनेंगी, और एक सांसद है इसी जोधपुर में। इसी जोधपुर से एक सांसद को आप चुनती हैं। वो सांसद क्या करेगा? दिल्ली में जाएगा। दिल्ली में जाके क्या करेगा बोलो? संसद में बैठेगा, वो 20 इंच बोलता रहेगा जो यहाँ से चुन के गया है। तो उसका भी क्या नाम है जो जोधपुर का है? वो सब जगह तुम लोगों के स्कूल में भी आता है। तो गज सिंह तो नहीं, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत? नहीं, एमपी ऑफ जोधपुर। ये देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। तुम्हारे स्कूल में भी कई बार आया है। गजेंद्र सिंह शेखावती हैं। ये देखो, तुम लोगों ने देखा है क्या इनको? अपने स्कूल में कई बार इनॉग्रेशन करने आते हैं, बहुत बार। नहीं देखा? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तुम देखोगे जोधपुर, ये जोधपुर शहर है। जोधपुर पूरे शहर से हमने 1 MP भेजा। उनका क्या नाम है बोलो? गजेंद्र सिंह शेखावत। वो वहां पे लोकसभा में बैठे रहेंगे, सब बात चलती रहेगी, बीच में उठ जाएंगे सर जोधपुर के लिए एक एयरपोर्ट। हाँ मिलेगा बैठो। सर 4 ट्रेनें। हाँ मिलेगी, बैठो। वो जोधपुर के लिए ट्रेनें मांगा करते हैं, एयरपोर्ट। सर जोधपुर के लिए इतने ये गाड़ियां, इतने वो। जोधपुर की बात करें,
वो यहाँ की नहीं, जो शहर की बात करे वो एमपी कहाँ भेजा जाएगा? शहर के लिए मांगे। समझ में आया? फिर एमपी क्या, फिर जोधपुर और कितने भागों में बटा है? बोलिए कंस्टिट्यूएंसी है, चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। तो जोधपुर के फिर 15 और किए गए टुकड़े, उनको कहते हैं असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। उन्हें क्या कहते हैं? ये लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी एक है। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में यहीं पर एक सरदारपुरा है जो बहुत पॉश मार्केट है। सरदारपुरा में है ये गहलोत, क्या नाम है पूरा? अशोक गहलोत। तो ये सरदारपुरा में इनका नाम क्या है बोलो? अशोक गहलोत। तो ऐसे ही बीकानेर से कितने चुन के आए बोलो? बीकानेर से 16, जयपुर से कितने चुन के आए? जयपुर से 20, जोधपुर से कितने चुन के आए? जोधपुर से 15, और सब मिलके कितने आ गए? 200। ये सब जाके कहाँ बैठेंगे? ये कहाँ बैठेंगे? जयपुर घूमने कभी नहीं गए विधानसभा भवन जयपुर में? क्योंकि ये लोग कहाँ बैठेंगे बताइए? जो एमएलएज हैं जयपुर में बैठेंगे। उनमें से सब लोगों ने जो जीते उन्होंने किसको चुन लिया? अशोक गहलोत को, सरदारपुरा वाले को। और अशोक गहलोत बन गए, क्या बन गए बताइए? सीएम बन गए। तो कभी कभी जैसे भजन लाल है वो भी कहीं के होंगे, उनको चुन लिया गया होगा। तो किसी न किसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के मेंबर को चुन लिया जाता है और फिर वो क्या करता है? वो उस चीज को चलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे इसी चीज को